नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त एक बार फिर से पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज यानी पीएसई का है। किसकी लोकप्रियता में उछाल और किसकी लोकप्रियता में गिरावट, क्योंकि आज हम 2009 के चुनाव जब यूपीए की सरकार बनी थी, 2014 जब नरेंद्र मोदी बड़ी जीत के साथ आए और फिर 2019 जब वो दोबारा बड़ी जीत के साथ आए, हम आपके सामने आज ये आंकड़े रखना चाहते हैं जिसके चश्मे से आप ये समझ पाएंगे कि किसकी वोट में इजाफा हुआ है, कौन कहां पर स्थिर है, सीटें फिर भी लेकिन किसकी बढ़ी और किसकी घटी। तो सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आज पीएससी में प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। डॉली शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉली जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। अजय आलोक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं और हमारे साथ इंडिया एक्सेस माय इंडिया के प्रदीप गुप्ता जी भी इन आंकड़ों को समझने में हमारी मदद करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब करते हैं आंकड़ों की बौछार। जो पहला आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं वो है दोनों ही पार्टियों का 2009 में लोकसभा चुनाव में क्या उनका प्रदर्शन रहा था। तो आइए, सबसे पहला आंकड़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है लोकसभा चुनाव में वोट किसे कितने मिले। याद रखिए, ये करोड़ में हम आपको दिखा रहे हैं आंकड़े। 2009 भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 7.8 करोड़ वोट, कांग्रेस पार्टी को 11.9 करोड़ वोट, और उस समय बीजेपी को 116 सीटें आई थी और कांग्रेस पार्टी को 206 सीटें। वो भी बाद में हम आपको बताएंगे। 2014 पर आइए, बीजेपी की सीटों में इजाफा होता है। हालांकि वो प्रचंड जीत हासिल करते हैं लेकिन उनका वोट बढ़कर 17.1 होता है और कांग्रेस पार्टी मार्जिनली खिसकती है 10.6 करोड़ वोट 2014 में। फिर आइए 2019 में, जब भारतीय जनता पार्टी 22.9 करोड़ वोट और वहीं पर कांग्रेस पार्टी हासिल करती है वही जो उन्होंने 2009 में हासिल किया था, लेकिन सीटों में कितनी गिरावट आ गई। 11.9 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी को 2019 में भी मिले। यह आंकड़ा बहुत दिलचस्प है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगभग करोड़ों में अगर हम देखें तो उनके साथ जो लोग टिके हुए थे वो 2009 से लेकर 2019 तक बने हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्जिनल गिरावट जरूर है 2014 में। बीजेपी लगातार स्टेडीली राइज करती हुई पहुंच जाती है 7.8 से 22.9 करोड़ पर। यह बीजेपी का ग्राफ है पिछले 3 चुनावों में। तस्वीर साफ, एकदम ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब आइए कांग्रेस पार्टी के ग्राफ पर। बावजूद इसके सीटें उनकी कैसी फिसलती हैं आप देखेंगे। ये बीजेपी का आप देख रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव में कितने वोट, करोड़ों में जो उनको वोट मिले हैं उसके हिसाब से ये ग्राफ बना है। मार्जिनल गिरावट 2014 में जब वो लगभग 12 से 10.6 पर पहुंचते हैं, लेकिन फिर 12 पर पहुंचते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो 52 सीटों पर अटक जाते हैं, जबकि उन्हें 206 सीटें मिली थी 2009 में। बीजेपी का राइज स्टेडी रहा है तो क्या अन्य क्षेत्रीय दलों के सारे वोट उनकी तरफ बढ़ते चले गए। ये एक दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। अब हम आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव में जो वोट शेयर रहा है, वोट परसेंटेज के नजरिए से देखिए तो बीजेपी को 18.8 वोट परसेंटेज अब हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले 2009 का आंकड़ा देखिए, 18.8% वोट बीजेपी को मिले, कांग्रेस को 28.55। फिर जब 2014 के चुनाव पर आई तो बीजेपी बढ़ के पहुंच गई 31.34 पर और कांग्रेस पार्टी 19.52 पर फिसल गई। और जो फिसली वो 2014 में वहीं पर अटक कर रह गई है। 2019 में भी 19.70% वोट उसे मिले, जबकि बीजेपी ने फिर राइज किया और वो 37.76 पर पहुंच गए। अब ग्राफ दिखाते हैं, दोनों का ही ग्राफ आपको दिखाते हैं। बीजेपी का वोट शेयर का ग्राफ जब सबसे पहले दिखा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ रहा है वो बढ़ता चला गया और बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा है। वो 18.8 से 31 से 37.76। और अब बीजेपी का ग्राफ देखिए, दोनों में ही ऊपर की तरफ है। तो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ क्या कहता है, वोट परसेंटेज में जब आप देखेंगे तो उन्हें काफी गिरावट मिली, लेकिन वो 14 और 19 में लगभग बराबर रह गए। पहली बार उन्हें 14 में 44 सीटें और फिर 52 सीटें आई, लेकिन उनका ग्राफ वही रह गया है। परसेंटेज वाइज भी आप देखिए तो 19.52 था 14 में और 17 में 19.70 कांग्रेस पार्टी वहां पर, लेकिन 28% वोट उन्हें मिले थे 2009 में जब यूपीए की सरकार बनी थी।
अब हम आपको सीट जल्दी से दिखा देते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले कंबाइंड सीटें दोनों की ही बता देते हैं कि आखिर 9, 14 और 19 में किसको कितनी सीटें आई थी। 2009 में 116 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और कांग्रेस 206, जब उन्हें यूपीए की सरकार के साथ सरकार बनाने का यूपीए में मौका मिला। उसके बाद लेकिन जो बीजेपी ने पलटी मारी, 282 सीटें आई बीजेपी की। और कांग्रेस देखिए, बावजूद इसके कि आंकड़े बताते हैं कि उनका वोट जो नंबर है करोड़ में, जब हम देखते हैं उनके साथ लोग टिके रहे, लेकिन 44 सीटों पर वो फिसल गई। और उसके बाद से आप देख लीजिए, आखिरी में 2019 का नजारा, बीजेपी ऊपर की तरफ ही बढ़ती चली गई, 303 सीटों पर पहुंच गई। अब हम आपको ग्राफ जल्दी से दिखा देते हैं, बार डायग्राम के बाद जल्दी से दिखा दीजिए ग्राफ। लोकसभा चुनाव में जो सीटें आई हैं उसमें ग्राफ क्या कहता है, बीजेपी का 116, 282, 303 ऊपर की ही तरफ। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जब आप देखेंगे तो स्टीप गिरावट है, 206 से वो पहुंच गए गिरकर 44 पर, 44 पर, मतलब 1/4 भी नहीं, उससे भी कम उनकी सीटें आई। और फिर 52 पर लगभग वो अपने ओरिजिनल पर वहां पहुंचे। तो स्टीप गिरावट आ गई। पहली बार वोट देने वाले जो युवा वोटर्स हैं, वो हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि क्या युवा वोटर्स ने भारी तादाद में बीजेपी की तरफ वोट दिया। इसका अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि कांग्रेस वहीं पर स्टैटिक रही वोट नंबर्स के बावजूद, लेकिन बीजेपी गेन करती चली गई। तो जो युवा वोटर्स, नए वोटर्स कितने जुड़े, 2014 में 2.3 करोड़ नए वोटर्स, युवा वोटर्स जुड़े और 2019 में 1.5 करोड़ नए वोटर्स जुड़े। तो क्या इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि युवा वोटर्स बीजेपी की तरफ चले गए और इसीलिए ये परिस्थिति बनती हुई चली गई। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, कांग्रेस लेकिन उनके साथ जो अगर हम वोटर्स का नंबर देखें जी, तो 11.9, लगभग 12 करोड़ लोग उनके साथ टिके रहे हैं। 14 में मार्जिनली ड्रॉप हुआ है, 11 करोड़ के आसपास हो गए, लेकिन 12 करोड़ लोग 2009 से लेकर 2019 तक उनके साथ टिके रहे, उनको आप नहीं खींच पाए। देखिए, लेकिन हमारा जो वोट है वो तिगुना हुआ। आप देख रही हैं कि हमारा जो है 2009 में 7.8 करोड़ से 2019 में 22.9 करोड़, लगभग तिगुना हुआ है। तो ये इस बात का सीधा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का आकर्षण सतत बहुगुणित हो रहा है। 3 गुना बढ़ना ये बहुत राजनीति में आसान चीज नहीं है कि आप जो है कांग्रेस पार्टी का 2009 में जो मतलब जो वोट प्रतिशत था 28% के आसपास था, वो 19% के आसपास आ गया। यानी उनके वोट प्रतिशत में 9% की गिरावट होना और भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में उसकी तुलना में तिगुना विस्तार होना, वह इस बात का सीधा संकेत है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में जिस तरह से गरीबों का कल्याण हुआ है, गरीब बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, युवा बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, महिलाएं बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं। और उन सबको जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकास का मंत्र है, वो सबने स्वीकारा है। चलिए डॉली जी, आपको क्या समझ में इसमें आ रहा है? अगर वोट परसेंटेज आप देखें तो आप तो फिसलते चले जा रहे हैं और वहीं पर आप अटके हुए हैं, मतलब आप कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं। और जो नए वोटर्स हैं, क्या उनको आप पूरी तरह से लुभाने में नाकाम रहे हैं? नए वोटर्स के लिए एजेंडा है कि ये विरासत वाली, फैमिली वाली पॉलिटिक्स को वो सिरे से नकार रहे हैं? अंजना जी, जो पिछले दिनों ये जो गिरावट आई, लगातार आई और इसको कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया और हम आगे बढ़ गए। लगातार हम काम कर रहे हैं, जमीन पर लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे, जो इन्होंने कहा चमत्कारी, हाँ चमत्कार तो उन्होंने किया, चमत्कार उन्होंने किया जी। युवाओं को 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दे दी। कितना बड़ा चमत्कार किया, कितना बड़ा चमत्कार किया कि वुमेन सेफ्टी पे आप देख लीजिए, वुमेन रेसलर आज बैठी हुई है अपने सुरक्षा पर, आज बात कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करने वालों ने आज सड़कों पर, जो विश्व में हमारा नाम करती हैं बेटियां, उनको सड़कों पर लाकर बिठा दिया और आंसुओं से रो रही हैं बेटियां। वो दिख रहा है आज देश और दुनिया को। आपके हाथ में कितने कागज है? लगभग 4-5 है। आपने पूरी लिस्ट बना रखी है इनकी नाकामियों की। इन नाकामियों के बावजूद
आप जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सवाल तो मेरा ये है। अंजना जी, लगातार जो इन्होंने झूठ बोला, फरेब इन्होंने किया जनता के साथ, अब वो जनता को दिखेगा। मेक इन इंडिया फेल, डिजिटल इंडिया फेल, स्मार्ट सिटी आप बता दीजिए कहां है? रोज फ्लाईओवर जो नए बनते हैं, रोज तीसरे दिन धंसते हैं। मैंने बताया बेटियों को इनके नेता मंत्री, इनकी देखिए ना 2023 में इन्होंने जो अभी शुरुआत में इन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे कर डाले कि इनके, आपको मैं यहाँ बता देती हूँ और सुना देती हूँ, देख के पढ़ के बता देती हूँ कि इनके नेताओं ने सांसद पर महिला रेसलर के यौन शोषण का आरोप, हरियाणा के मंत्री पर कोच के यौन उत्पीड़न का आरोप, पूर्व मंत्री पर सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार का एफआईआर कर डाला। अब एक तो इनके नेता ने अभी हवाई जहाज का जो है इमरजेंसी दरवाजा खोल डाला, और कितने ये कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अभी तो साल का आगाज है अंजना जी, अभी तो अंजाम क्या होगा वो देखिएगा। अंजाम के लिए तैयार है। वो कह रही है कि इतनी नाकामियां आपकी गिना रही हैं वो, और उनकी वजह से बाजी पलटेगी। लेकिन सवाल यह है कि ये जो पूरा ये नंबर्स है वो क्या बता रहा है? बीजेपी से किस तरह से देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा और सुशासन की राजनीति करती है। आरोपों में हम जो है अनर्गल कोई आरोप लगाए तो उसमें उलझने का कोई कारण नहीं है। कांग्रेस के लोग, नागपुर में अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस के युवा कांग्रेसियों के कारण नागपुर की रेड लाइट एरिया की महिलाएं जो हैं रेड लाइट एरिया छोड़कर भाग गई थी। तो आप कम से कम जो है चरित्र पर हमको जो है आप भाषण न दें। लोग भली भांति जानते हैं, लोगों को विकास चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व ही है कि जिनको आपने इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर कह के स्थापित किया था, उन डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत फ्रेजाइल 5 कहा जाता था और हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था होते थे। आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। इज्जत घर जो है महिलाओं को देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ, और उसी तरह से बीच में बोलने को जो हमारे देश का नाम करती है वो बेटियां सड़क पर जंतर मंतर पर बैठी हैं। जंतर मंतर पर बैठी हैं। आप इज्जत की बात ना करें, आपके नेताओं के पर सुप्रीम कोर्ट एफआईआर कर रहा है। किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं मैं। आपकी तो ये दशा थी कि मुख्यमंत्री जेबी पटनायक अपने कार्यालय में एडिशनल एडवोकेट जनरल से बलात्कार किया और उनको आपने राज्यपाल पद से नवाजा। आपकी एक एक हरकतें बताने बैठेंगे, पूरा समय निकल जाएगा, छोड़ दीजिए। लेकिन हम लगातार काम करने वाले, आपको नवाजते थे, आपको नवाजते थे। यहाँ तो कार्रवाई सुनिश्चित होती है, किसी भी पीड़ित के साथ हम खड़े होते हैं। क्यों मौन है? आप लगातार चिल्ला रही हैं। राजस्थान में तो लोग जो है बलात्कार करते हैं और प्रियंका वड्रा बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी हो जाती है। क्या बात कर रही है? प्रधानमंत्री जी कार्रवाई करने के लिए जवाब सुनिए। नहीं, कुलदीप सेंगर से लेकर जो ये आरोप इस वक्त हमारी कुश्ती की खिलाड़ियां लगा रही है, इस पर वो सवाल पूछ रही है, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। कुलदीप सेंगर पर तत्काल कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? जेबी पटनायक उन्होंने गवर्नर बनाया, तत्काल कार्रवाई हुई और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये श्रीमती सोनिया गांधी का कार्यालय नहीं है, एक साथ नहीं। ये श्रीमती सोनिया गांधी का कार्यालय नहीं है कि उनका एनएसयूआई का वर्कर वहीं पर जो है महिला के साथ उत्पीड़न करेगा। ये राहुल गांधी का जमाना नहीं है। आरोप तो राहुल गांधी पर भी लगे थे, बलात्कार के आरोप जिससे वो बरी हो चुके हैं। तो मत बोलिए ना, जो मामला खत्म हो चुका है उसको मत यहाँ पर जान दीजिए। इस पर आप जवाब दीजिए, जागो लगा उसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि बाद में फिर इस पर अनर्गल आप आरोप लगाते रहे। आप बेटी सड़क पर बैठी है, आज देश की बेटी सड़क पर बैठी है, आज उस पर बात करिए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। अरे रेड लाइट एरिया कांग्रेसियों के घर से खाली हो गई। आप बचाते रहते हैं उनको। नहीं सुना रहे 2 साल लग गए सेंगर को जेल के अंदर जाने में। तत्काल जेल भेजा गया। घर में ये मोदी जी का कार्यकाल है। इधर से काटो, ये माफिया सोनिया गांधी का कार्यकाल नहीं है। इस तरीके की बातें नहीं चलेंगी। चलिए ठीक है, वापस आते हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर आपका ये जवाब है? आपसे पूछ रही हूँ सर। जिस पर आरोप है उसके खिलाफ जांच होगी, कार्रवाई होगी। क्या होगी कार्रवाई? किसी भी को नहीं बख्शा जाएगा। ये राहुल गांधी की तरह बलात्कारियों को संभालने का कार्यक्रम नहीं चलता। मदेरणा के खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की थी। चूंकि ये विषय बहुत बड़ा है, बहुत संगीन है, संवेदनशील है, इसलिए ये मुद्दा उठेगा, पीएससी से लेकर हर कार्यक्रम में उठेगा। इस पर जवाब हम ले रहे हैं, लेकिन वापस उन आंकड़ों पर आते हुए मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। अजय आलोक, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये आंकड़े क्या बता रहे हैं, जिन आंकड़ों को हम दिखा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के साथ जो 11.9 लगभग 12 करोड़ लोग हैं वो दिख रहे हैं उनके साथ, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी लीप्स एंड बाउंड्स में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अंजना जी, आपने फिगर्स दिए हैं सिर्फ 3 इलेक्शंस के। मैं आपको 96 से ले चलता हूं। 96, 98, 99, 2004 सारे इलेक्शन में कांग्रेस का ग्राफ 25% से लेकर 28.5% में ही रहा है। सिर्फ एक बार इस 28.5% 2009 में सीटों में परिवर्तित हुआ जब 206 आए।
उसका जब विश्लेषण किया गया कि क्यों ये हुआ, तो हुआ कि मनमोहन सिंह के प्री स्कैम अवतार में थे वो। न्यूक्लियर डील, अर्बन वोटर्स का सपोर्ट मिला पहली बार कांग्रेस को, और कांग्रेस 160 अर्बन सीटें जीत पाई पहली बार 2009 में। उसके बाद जो कंटिन्यूअस ग्राफ का कांग्रेस गिरते गया, मैं इसमें ब्लू लाइनिंग ये दिख रहा हूं कि तमाम लीडरशिप फेलियर्स के बाद, तमाम स्कैम्स के बाद, तमाम घोटालों के बाद, उसके बाद भी कांग्रेस अगर आज 28% पे है, तो मैं इसे ब्लू लाइनिंग ऑफ द कांग्रेस कहूंगा। ये उनके लिए एक स्ट्रेंथ की बात है कि इतने सब तमाम झंझावात के बाद भी, राहुल गांधी के बाद भी आप 28% पे हैं, तो यहां से बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन उस बढ़ाने में दिक्कत यह है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, लीडरशिप। देश की जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे, ये सवाल उठता है। और ये सवाल तमाम इलेक्शंस में दिख रहा है, रिजल्ट्स में दिख रहा है कि 50 से ऊपर इलेक्शन हो चुके हैं, 40 से ऊपर कांग्रेस हार चुकी है। तो आपको यहाँ पे लीडरशिप में मंथन करिए कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है, देश की जनता का विश्वास आप कैसे जीतेंगे। ठीक है विनोद जी, आपको क्या दिख रहा है? 19.7% के आसपास फीसदी परसेंटेज में भी मैं बता रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम नंबर, वो स्टैटिक है। 14 में, 19 में उतने लोग उनको वोट करते हैं, यहां से बिल्ड कर सकते हैं क्या? और ये क्या बता रहे हैं? नहीं, देखिए जो आंकड़े बता रहे हैं और भी अजय जी ने भी बताए, तो मुझे लगता है कांग्रेस का अपना एक वोट परसेंटेज तो लगातार इंटैक्ट है। उसमें थोड़ा बहुत फर्क 2014 में पड़ा, लेकिन सीटें नहीं, बट सीटें कम हो रही हैं। तो सीट और वोट का ये मामला है, इस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए मतलब देखिए ना, ये जो ग्राफ आपके बगल में दिख रहा है, इसको दिखाते रहिए, वो वापस से दिखाइएगा, जो कांग्रेस का है। एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं, सीट आप देखिए 206 से वो 44 पर आते हैं, 52 पर आते हैं। जबकि ये देखिए वोटर्स उनके साथ यही है जो आपके साथ स्क्रीन पे मेरे साथ इस वक्त कारण अंजना जी है कि सामने वाले के वोट बढ़ते जा रहे हैं ना। हाँ। आप ये देखिए ना, विपक्ष में और जो है नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, नए वोटर जुड़ रहे हैं, वो भी युवा- उधर जा रहे हैं। और एक और चीज है कि इसका मतलब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो गैर भाजपा गैर कांग्रेस पार्टियां हैं, उनका वोट परसेंटेज का आंकड़ा होता तो और पता लगता कि उनका वोट कितना बीजेपी को शिफ्ट हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का वोट भी क्या शिफ्ट हुआ है बीजेपी की तरफ, खासकर अति पिछड़ों का वोट। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी की पूरी रणनीति है चुनाव लड़ने की, उसका पूरा इलेक्शन प्रबंधन जो है, उसकी जो पूरी सामाजिक समीकरणों की रणनीति है, और जो 24 घंटे 24/7 काम करने का जो उनका जज्बा है, वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। और नेता की बात जहां तक है, तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए 2014 से लेकर 2019 तक और तमाम विधानसभा चुनाव में लाभदायक रहा है, उनकी लोकप्रियता है। तो ये सारी चीजें जब मिला करके भारतीय जनता पार्टी काफी आगे निकल गई, सीटों के मामले में भी और वोट प्रतिशत के मामले में भी। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक चुनाव होने के बाद अगला, उस चुनाव के बाद उसकी फाइल बंद करके रख दी जाती है। अब गुजरात में 17 फाइल खुलवाएंगे, अभी डॉली जी से खुलवाएंगे, 17 सीटें आई गुजरात में, अब फाइल बंद है, अब फाइल खुलेगी 2027 में। तो ये जो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या, बीजेपी चुनाव इस बार तो राहुल सड़कों पे है, इस बार तो भारत जोड़ो कर रहे हैं। अभी तो भारत जोड़ो कर रहे हैं, मैं तो पूरे इतिहास की बात बता रहा हूँ, जो आंकड़े हम देख रहे हैं, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ये है कि 2014 का चुनाव जीतने के बाद 2019 से तैयारी में जुट जाती है, अगले दिन से। प्रदीप जी, ये आंकड़े आपके सामने, आपकी नजर में क्या कह रहे हैं, और क्या इससे ये भी इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है कि क्षेत्रीय दलों का जो वोट रहा है, युवा तो दिख रहा है कि जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं शायद वो उस तरफ जा रहे हैं बीजेपी की तरफ, क्षेत्रीय दलों का भी वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है, अगर कांग्रेस वाले वोटर्स इंटैक्ट रह रहे हैं तो? अंजना जी, इसमें 3-4 चीजें हैं, मैं बताना चाहूंगा एक के बाद एक जल्दी से। कि जो 9 की बात कर ले तो कंट्री के अंदर टोटल इलेक्टर्स जो थे वो करीब 72 करोड़ थे, लेकिन 42 करोड़ लोगों ने वोट किया। अब उस 9 से 19 पे आए, 10 साल में क्या हुआ, 10 साल में 91 करोड़ वोट हुए, यानी 20 करोड़ वोटों का इजाफा हुआ। और कितने लोगों ने वोट किया? 60 करोड़ लोगों ने वोट किया। तो कहने का मतलब उसको हमको संख्या की नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 9 और 19 के बीच में 20 करोड़ लोगों ने ज्यादा वोट किया है। तो इसलिए उस संख्या में ना देखते हुए उसको परसेंटेज में देखिए। अब परसेंटेज में बीजेपी का 18 और 19 यानी 18.8 था परसेंटेज वोट शेयर, जो कि 19 में उठ के वो 38 हो गया। तो 19 से 38 का मतलब करीब 19% यानी डबल वोट शेयर हो गया, उसको वैसे देखिए। और कांग्रेस की जहां तक बात है, जो 28 था 9 में, वो 19 रह गया, यानी वहां 10% की गिरावट हुई है। यहाँ पे 20% की, करीब 20% की बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ा है। तो कहने का मतलब यह है, बीजेपी ने 10% वोट जो लिया है वो कांग्रेस की तरफ से लिया है, और 10% जो है रीजनल पार्टी से लिया है। इसको ऐसे देखा जाना चाहिए। तीसरी बात है कि सीटों का सवाल इसलिए इतना बड़ा फर्क आता है कि बीजेपी को 31% 14 में वोट मिले थे, 282 सीटें मिली। 19 में जो है 38% वोट मिलने के बाद 303 सीटें मिली।
उसका कारण ये है, जो कांग्रेस का वोट आता है वो पूरी 543 सीटों से वोट आता है, जबकि बीजेपी की बात करें, 19 की बात कर लें, जो कि सबसे बेस्ट चुनाव बीजेपी के लिहाज से था, तो 19 में मैं बता दूं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब और छोटे यूटीज जैसे कि कश्मीर, जैसे कि लक्षद्वीप, जैसे कि पौंडीचेरी, मैं कश्मीर कह रहा हूं, जम्मू नहीं कह रहा हूं, इन सबके बीच में 103 सीटें हैं। इन 103 सीटों पे बीजेपी का जो था केवल 2 सीटें आई थी, केवल 2 सीटें। इसका मतलब यहां पे बीजेपी को एवरेज ले लें तो 10% से भी नीचे वोट मिला 19 में, जबकि 250 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 250 में से बीजेपी को 212 सीटें यहां से आई, यानी 87% स्ट्राइक रेट और 50% के ऊपर वोट शेयर। तो आप कांग्रेस और बीजेपी का तुलनात्मक अध्ययन सीटों और वोट शेयर से इस लिहाज से किया जाना चाहिए। ठीक है डॉली जी, अब आपसे 2019 की फाइल जरा खुलवाते हैं। देखिए 144 सीट उन्होंने कहा, 100 से ज्यादा सीटें हैं जहां पर वो फाइट में नहीं थे। 144 सीट जहां पर अपने आप को कमजोर पा रही है बीजेपी, पिछले 3 साल से वहां पर अपने मंत्रियों को प्रवास पर भेज रही है, उस पर होमवर्क कर रही है। आपका 19 का फाइल क्या कहता है, क्या कंक्लूजन आपने निकाला? अगर आप वोट परसेंटेज ही देख लीजिए तो आप 2014 में 19 में लगभग 20% के आसपास मान लीजिए, 19.5 है, फिर 19.7 है, आप इतने वोट परसेंटेज पे रुक गए। क्या सीखा आपने? क्यों आप उस वोट परसेंटेज पे आगे क्यों नहीं बिल्डअप कर पा रहे हैं, और क्या है आपका सबक 19 का? अंजना जी, हम लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। मैंने अभी इनको बोला, और लगातार जो इनके फेल मुद्दे थे, किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान को एमएसपी मिलेगा, ना किसान की आय दुगनी हुई, आधी हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ, वहां बहुत बड़े बड़े चुनावी वादे किए थे कि गन्ने का दाम मिलेगा, जो बकाया है वो मिलेगा। आज भी गन्ना किसान रो रहा है। वहां ना किसान भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जुड़े आपके साथ? आए ना, आप देखिए खूब आए किसान, वहां पूरा किसान हमारे साथ है। देश में सबसे बड़ी बात इन्होंने कही थी 2 करोड़ जॉब्स, 2 करोड़ नौकरी हर साल। अब लगा लीजिए 8 साल में इन्हें 16 करोड़ नौकरियां दे देनी चाहिए थी। अब आज बड़ा इवेंट और बड़ा रोड शो और बड़े ये सब करने के बाद भी 71,000 नौकरियां दे रहे हैं। 30 लाख खाली पद है, 30 लाख खाली पद पर 31 ऊंट के मुंह में जीरा। क्या कर रहे हैं? देश की जनता को, युवा को कब तक मूर्ख बनाएंगे? ऐसी ऐसी स्कीमें ले आते हैं, न युवा को नौकरी दे रहे हैं, न किसान को एमएसपी दे रहे हैं, न महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार महंगाई में देख लीजिए, आटे, दूध, दही, चीनी, चावल तक पर जीएसटी लगा दिया। देश की जनता सब समझने लग गई है। हमारे नेता राहुल गांधी सड़क पर और हर उस वर्ग से मिल रहे हैं जो पीड़ित है, शोषित है, परेशान है, और उसके नतीजे आपको आने वाले 2024 में दिखेंगे। जवाब दीजिए, आपका डिस्कशन क्या है? ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आज राहुल गांधी ने टी शर्ट पहनी है कि आज उन्होंने जैकेट पहन लिया, आज उनको ठंड लग रही है कि नहीं लग रही है? क्या सिर्फ राहुल पर अटैक करके ही आपको लगता है कि सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बना लेंगे अपना? देखिए, इनके पास भाजपा के कोसने के अलावा कुछ नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के पास जनता की सेवा करने के अलावा उसके पास फुर्सत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी की टी शर्ट वो खुद ही बता रहे हैं मुझे ठंडी नहीं लगती। आज उनको जो डर नहीं लगता, आज उनको डर लग गया क्या? आज तो राहुल गांधी कोट पहन के टहल रहे हैं कश्मीर में, तो इसका मतलब है डर गए क्या? तो राहुल गांधी स्वयं जो है, चूंकि पूरे इस यात्रा में कोई संदेश गया नहीं। आप बताइए ना, गुजरात में इनके बीच में आपके बीच में नहीं, बहुत गलत, आपके बीच में वो नहीं बोले। बहुत गलत तरीका है। मैडम प्लीज, डॉली जी, नहीं, तरीका है ये बहस का। डॉली जी प्लीज, डॉली जी प्लीज प्लीज प्लीज, शाउटिंग मैच नहीं प्लीज। मैडम, जब वो पूरा कर ले, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला तो आपको भी वेट करना पड़ेगा अपनी बारी का। मिस्टर शुक्ला, देखिए उनका संकट है, कोई उद्देश्य यात्रा का। आप भाई, आपकी यात्रा क्या है? तो आप केरल से निकलते हैं तो पहला काम आप क्या करते हैं? जॉर्ज पुनैया से मिलते हैं। कौन है जॉर्ज पुनैया जो कहते हैं भारत माता जो है वो इतनी गंदी है कि उनपे मैं बिना जूता पहने पैर नहीं रख सकता हूं? आप प्रशांत भूषण से मिलते हैं। आप जो है मेधा पाटकर से आपकी भेंट होती है। आप टुकड़े टुकड़े गिरोह के साथ चलते हैं। तो आपकी इस यात्रा पर चर्चा कैसे नहीं होगी? जब आप कोई जो है राष्ट्रद्रोहियों के साथ अगर आप गलबैयां करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर चर्चा होगी। हम अपनी जो है उपलब्धियां जनता के सामने ले जाते हैं, ये हमको कोसते हैं, जनता तय करती है। जनता जनार्दन है, जनता को पता है कि हमने सेवा की है तो हमको वोट देगी, हमने सेवा नहीं की होगी, इनकी तरह लूटा होगा तो वोट नहीं देगी। क्या विनोद जी, क्या जो राहुल गांधी पर यह अटैक है, इस भारत जोड़ो यात्रा से उनको फायदा हो रहा है या उनकी छवि को बीजेपी ज्यादा डेंट कर रही है? देश विरोधी लोगों के साथ घूम रहे हैं। मेधा पाटकर का नाम खूब प्रधानमंत्री ने भी बोला नहीं, लेकिन उन्होंने सीधा उनकी जो नीतियां थी वहां पर डैम को लेकर उन सबका जिक्र किया। गुजरात में भी इनके काम आया। क्या फायदा हो रहा है
या एक्सपोज हो रहे हैं जो बीजेपी दावा करती है? देखिए, फायदा जहां तक बात है इसका, तो टेस्ट केस चुनाव होता है किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन का या कवायद का, कि चुनाव में नतीजे क्या आते हैं। और पहला टेस्ट कर्नाटक में होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक में समय दिया है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष वो भी कर्नाटक से हैं। तो कर्नाटक पहला टेस्ट केस होगा इस भारत जोड़ो यात्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी का। जहां तक मेधा पाटेकर और प्रशांत भूषण की बात है, तो भाई अगर ये राष्ट्रद्रोही हैं तो सरकार इनको अरेस्ट करके जेल में बंद करे। ये खुलेआम क्यों घूम रहे हैं इस देश में? या वो पादरी जो है, ये मुझे नहीं समझ में आता कि आप राष्ट्रद्रोही भी कहेंगे और उनको खुलेआम भी घूमने देंगे। दूसरी बात यह है कि मेधा पाटेकर ने नर्मदा वाले मामले में आदिवासियों के विस्थापन की लड़ाई लड़ी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जो जहां उसकी अपनी तार्किक परिणति हो गई। लेकिन आज हम देख रहे हैं जोशीमठ में क्या हो रहा है। सारे पर्यावरणविदों को आप देशद्रोही कह दोगे, सुंदरलाल बहुगुणा, चन्नी प्रसाद भट्ट, शेखर पाठक, सारे। तो कम से कम जो कंसर्न है पर्यावरण के, वो चाहे मेधा पाटेकर उठाएं चाहे कोई भी उठाए, वो सरकारों को उनको एड्रेस करना पड़ेगा। उनको देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही कह के आप काम नहीं चला सकते। और जहां तक राहुल गांधी की यात्रा में इनके शामिल होने की बात है, तो राहुल गांधी की यात्रा में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं। उसमें रघुराम राजन भी शामिल हुए, उसमें जो है तमाम सारे दो। अब ये एक यात्रा है, एक राजनीतिक आयोजन है। अब उस राजनीतिक आयोजन का इतना जरूर हुआ है कि राहुल गांधी की एक छवि जो है, जो एक पप्पू छवि थी, उससे उनको मुक्ति मिली है और अब उनको गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी भी लेने लगी है। इसीलिए सबसे ज्यादा अटैक यात्रा से ज्यादा राहुल गांधी पर अटैक है, क्योंकि अगर आप उसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो आप अटैक क्यों कर रहे हैं? अटैक इसीलिए किया जा रहा है कि छवि मूर्ति भंजन जो है उसी का किया जाता है, जिस मूर्ति की पूजा। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री ने भी मुलाकात की ना जम्मू कश्मीर के नेताओं से, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। लेकिन वही लोग जब इनके मतलब भारत जोड़ो में जुड़ेंगे तो आप कहेंगे राष्ट्रद्रोही लोगों के साथ। फारूक अब्दुल्ला राष्ट्रद्रोही है, मुख्यमंत्री रह चुके। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को राष्ट्रद्रोही भी कहा जा सकता है क्या? अब आप अनुच्छेद 370 में हम चीन की मदद लेंगे, कहने वालों की पूजा करनी चाहिए। अरे तो बैठक की ना, पीएम ने बैठक की, किसी और ने पीएम ने की ना। अंजना जी, मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, शेख अब्दुल्ला तो पंडित नेहरू के ही मित्र थे। जेल में पंडित नेहरू ने डाला, जेल से बाहर पंडित नेहरू ने निकाला, फिर जेल में इंदिरा गांधी ने डाला, फिर जेल से बाहर। उनकी समस्या उनको भी गले लगाने को तैयार है ताकि आपको रोक सके, आप समझिए ना। तो सोचिए, तो देशद्रोहियों को गले लगाने के लिए तैयार है, यही आप भी स्वीकार रहे हैं। ठीक है, जब आज तक भी इंसाफ मिला क्या? वो परिवार जो परेशान, जिनके बच्चे चले गए, शहीद हो गए, उसकी जांच इन्होंने की। ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्त है। पुलवामा की जांच पर बताइए, आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त है। कुछ इनसे होता नहीं। युवाओं को नौकरियां नहीं, महंगाई चरम पर, किसानों को एमएसपी नहीं, उनकी फसल के दाम नहीं, और ये बातें बड़ी 2024 में यही युवा, यही किसान, यही बेरोजगार जवाब देंगे आपको। प्रेम शुक्ला जी, आप यहाँ आकर जो मोदी भजन करते रहे या यहाँ आकर जनता की सुनिए, जनता की करिए। यही जनता ने आपको वहां बिठाया और यही जनता आपको नीचे भी बिठा देगी, समय नहीं लगेगा। मोदी को लेकर जो एक यूफोरिया बीजेपी बिल्ड करती है, या फिर प्रधानमंत्री की एक लोकप्रियता जो है, क्या उसकी काट 2024 तक कांग्रेस पार्टी खोज पाएगी? देखिए, ये तो कांग्रेस की समस्या है ना, ये तो बीजेपी की समस्या है नहीं। सबसे बड़ी बात है, आपको ये देखना पड़ेगा। आपने भी इनसे ज्यादा भगवा रंग पहन लिया। कम से कम भगवा हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान है, इसको कांग्रेस पार्टी भी डिनाई नहीं करती है। आप पे भी आरोप लग जाएगा। कांग्रेस पार्टी भी डिनाई नहीं करती है भगवा से। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, जो कि मैं हमेशा कहता हूं, कि पॉलिटिकल लीडरशिप में अगर डायनामिज्म होता है तो लोग उसमें उम्मीद देखते हैं। वो डायनामिज्म जब स्टेबिलिटी का काम करने लगता है तो लोग उसमें भरोसा देखते हैं, और उसी के बाद विश्वास होता है। शायद यही कारण था कि इंदिरा गांधी इतनी बार प्रधानमंत्री बनी, शायद यही कारण था जवाहरलाल नेहरू इतनी बार प्रधानमंत्री बने। आप ये बताइए कि 2014 में बीजेपी जैसी पार्टी 18.8% लोग कहते थे शहर की पार्टी है, वो भाग जाती है 31.32% वोट पे। क्यों? क्योंकि लोग को प्रधानमंत्री मोदी में उम्मीद दिखी, जैसा कि आपके वोट के फिगर से भी पता चल रहा था। ये 5 साल का काम चला, 14 से 19 तक। जो भी काम हुआ, नोटबंदी बहुत खराब था, जीएसटी सड़ा हुआ था, देश की आर्थिक रीति बिगड़ गई, कमर तोड़ दी, महंगाई आ गई, सब कुछ हो गया। फिर हम देखते हैं कि 37 में 32 से भाग जाते हैं 37, 37.5 पे। तो इसको आप नहीं कहेंगे कि ये उम्मीद से भरोसा यहां होता है। अब उस भरोसे पे अगर विश्वास की मोहर लगेगी तो 24 में परिणाम आप देखेंगे 37 होता है 40-42 पहुंच जाए, क्योंकि बीजेपी को तो वैसे भी अकेले लड़ना है। समस्या यहां कांग्रेस पार्टी की है कि 28% का एक एवरेज मेंटेन करने वाली पार्टी 2014 से 2019 के बीच में कैसे चली गई 19.5 पे। ये 10% नीचे क्यों गया? ये लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल है। आज राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि देश में लोग उनको सीरियसली गंभीरता से लेंगे, ये वापस 19 से 28 पे आए, क्योंकि देश में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। प्रदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे। आपने अनेकों राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव, और आप अपने सही प्रेडिक्शन के लिए जाने जाते हैं। फैलती हुई भारतीय जनता पार्टी
और सिमटती हुई कांग्रेस पार्टी की सीटों के पीछे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? राज्यों में लोग अभी भी कांग्रेस को मौका देने को तैयार हैं, वो रीजनल नेताओं को उखाड़ फेंकने को तैयार हैं। हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई, इससे पहले गहलोत साहब जीते, उससे पहले छत्तीसगढ़ के नतीजे आए, मध्य प्रदेश में भी, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमारी 6 सरकारें इन्होंने खरीद ली है, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन जो रीजनल क्षत्रप्स हैं उनको जनता मौका देने को तैयार दिखती है। लेकिन जब बात केंद्र की हो तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। बड़ी रीडिंग क्या है इसमें? क्या जो बीजेपी का ग्रोथ है और कांग्रेस का सीटों में सिमटना है, उसका क्या कोरिलेशन है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, जनता जब किसी को भी वोट करती है तो वो कहने का मतलब एक एग्रीमेंट करती है, वो अपने वादे करते हैं और वादों के ऊपर वो अपनी मोहर लगाते हैं कि ठीक है चलिए हम देखते हैं। तो वो विश्वसनीयता जो है वो कहनी, कथनी और करनी, उसके बीच का ही जो फर्क होता है, उस मामले में नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर आते हैं। विश्वसनीयता की मैं बात कर रहा हूँ, डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूँ। एक और फैक्टर रहता है प्रदीप जी मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत हूं मुझे टोक दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार से जो गुस्सा होता है वो भी ट्रांसलेट करता है वोटर के मन में, और अगर वैसा गुस्सा हो तो फिर वो देखता नहीं है कि कौन था, कौन है, कौन आएगा। गुस्सा है तो फिर वो किसी को भी जिता देते हैं, उस बिल्कुल सही सत्ताधारी को। जो आपने वादे किए और यदि के वो पूरे नहीं किए, देखिए 100 to 100 तो पूरे फिर भी नहीं होते, इसलिए तो 100% तो वोट नहीं मिलते हैं, लेकिन जो वादे किए उसमें अधिकांश यदि आप पूरे कर दिए, खरे उतर गए, तो जनता ये विश्वास करती है कि हाँ आप सक्षम है, हमारे विषयों के ऊपर कुछ ना कुछ कर पाने में, हमारी जिंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन लाने में आप सक्षम है। और दूसरा देखती है अल्टरनेट की विकल्प क्या है। मान लीजिए कि ये ठीक नहीं है तो जनता देखती है विकल्प क्या है। तो अब मोदी जी ने अपना ग्राफ इतना ऊंचा इस कदर बढ़ा दिया है पिछले 2 साल में यहाँ पर और पहले गुजरात में, कि उसके सामने जब तक उस लेवल का विकल्प नहीं आएगा तो जनता को डिसाइड कर पाने में बड़ी आसानी होगी। विश्वसनीयता का सवाल है और विश्वसनीयता केवल डिलीवरी से आती है और कहीं से नहीं आती है, मेरा मानना है। ठीक है, महंगाई, बेरोजगारी, ये वो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री और उनकी क्रेडिबिलिटी आती है, डॉली जी, गवर्नमेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज आउट, इंडिया इज इन सीरियस कैटेगरी, रैंक 107। ये मैं तो नहीं बोल रही, ये कांग्रेस तो नहीं बोल रही है, ये तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है, भुखमरी के इंडेक्स में हम 107वें नंबर पर ढुलक गए। डिलीवरी है ये डिलीवरी है कि 30 लाख पद खाली हैं और 71,000 को नौकरी देकर इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है, ये डिलीवरी है। मैं डिलीवरी बता रही हूं आपको। 15 लाख खाते में अभी तक किसी के नहीं आए, आपके भी नहीं आए होंगे। स्किल इंडिया फेल हो चुका, अब आपका स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया सब फेल, नमामि गंगे फेल, क्योटो बनने वाला था बनारस फेल। अरे जी मेरे पास तो ये सब है, ये मैं आपको डिलीवरी दिखा रही हूँ सारी। एमएसपी नहीं मिली किसान को, फेल है जी। उसके बाद आप बताएं दुगनी हो गई है क्या किसान की आय? बता दीजिए कौन से किसान की आय दुगनी हो गई? आप मुझे दिखा दीजिए आंकड़े। जो फसल बीमा योजना में कितनों को बीमा मिला वो भी बता दीजिए। ये डिलीवरी है जी, जो वादे किए उसकी डिलीवरी मैं आपको दिखा रही हूं। कितनी डिलीवरी दे रहे हैं? देश की जनता को कब तक मूर्ख बनाएंगे और कब तक इवेंट मैनेजमेंट कर कर ये सारे वादों को खोखला, सीधे खोखले वादे, खोखले। अब तक जुमला ये खोखले। इनके पास एक बुढ़िया होती थी गांव में ना जी, उसके वहां उसकी चक्की जो थी एक, उसको ठीक करने के लिए उसने बुला दिया। उसने कहा कल गेहूं नहीं पिस पाएगा, यहाँ पर मेरे बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिल पाएगा। बुढ़िया पानी लेने चली, उसने कहा भैया ध्यान रखियो मेरी अंगीठी पे ना दलिया पकड़ा है। अब जो है वो ठीक करने वाला हथौड़ा ऐसा मार गया कि ऊपर घी की मटकनी थी वो टूट के उसमें दलिए के उसमें गिर गई, वो भी नहीं ठीक। प्रेम जी जवाब दे, उससे पहले एक कमेंट करना चाह रहे हैं प्रदीप जी। महंगाई घट रही है, हाँ। ना बेरोजगारी घट रही है, ना कुछ तो घट नहीं रहा, ना किसान की आय दुगनी हो रही है। कुछ तो देंगे, क्या डिलीवरी कर रहे हैं आप मुझे बताइए। बेटियां, आज देश का नाम करने वाली बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी बेटी हो तुम, मेरी बेटी जैसी हो तुम। वो बेटी आज आंसुओं से रो रही है। कहां प्रधानमंत्री जी डिलीवरी दे रहे हैं? किसको डिलीवरी दे रहे हैं? उनकी इज्जत को, उनको, उनके सम्मान तक के लिए खड़े नहीं हो पा रहे प्रधानमंत्री जी। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन से वादों की बात कर रहे हैं? ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ अंजना जी, देखिए जहां तक डिलीवरी की डॉली जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। मैं बता दूं कि जहां तक समस्याओं का सवाल है जो इन्होंने गिनाई डॉली जी ने, तो 50, 60, 75 साल पहले भी समस्या थी
और अगले आने वाले 75 साल बाद भी समस्या रहेंगी। मुद्दे की बात यह है कि सन 1952 से लेके 1977 तक जब कांग्रेस पार्टी जीती है तो वो शायद उन्होंने कुछ ना कुछ काम किए थे, इसी के चलते जीते थे। नवीन पटनायक यदि लगातार 5 बार चुनाव जीतते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ करते हैं, जबकि उड़ीसा सबसे पुअर राज्य है। बंगाल के अंदर स्थिति क्या है आप आज जानते हैं, लेकिन उन्होंने 6 बार चुनाव जीता है तो जरूर कुछ ना कुछ डिलीवरी की होगी। तो आप इस चीज को जान लीजिए और मान लीजिए, जनता जनार्दन है। आप क्या सोच रहे हैं कि जनता जो वोट कर रही है, जनता को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जनता मूर्ख है, सिर्फ आप ही देख पा रहे हैं कि किन किन चीजों की कमियां हैं। सर, जनता को कुछ नजर 2022 नहीं आ में रही है। सबके पास अपना मकान था, ये हमने नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। जिनके थे उन पर भी बुलडोजर चल रहे अरे वो हैं। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बात करें, ठीक है, अपना आर्ग्यूमेंट पूरा कीजिए जल्दी से प्रदीप जी। हाँ, तो आप डिलीवरी की जहां तक बात है, मैं वापस कह रहा हूं कि अगले 75 साल बाद भी समस्याएं और कमियां रहेंगी। जनता ये देखती है इनको निपटा पाने में, इनका समाधान कर पाने में कौन उपयुक्त है और उसके हिसाब से निर्णय लेती है। ठीक है, आपका जवाब अब उनकी बातों पर। देखिए, जनता को मूर्ख जो है वही समझ सकता है जो स्वयं मूर्ख हो, और बार बार जिसका नेता फेल हो गया हो उसको हर कोई फेल दिखाई देता है। भाई गरीबी हटाओ तो 1971 का नारा था ना। 2014 में जब आप सत्ता छोड़कर गए तो क्या गरीबी हटी थी? क्या नहीं हटी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोटी कपड़ा और मकान महात्मा गांधी ने वादा किया था जब हमको स्वराज मिला था, लेकिन मकान मिलना शुरू हुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। हम संख्या बता रहे हैं कि 3.5 करोड़ लोगों को मकान मिल चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना में। कांग्रेस अपना बता दे 60 सालों में कितने लोगों को मकान दिया, नहीं बता पाते। कितने शौचालय दिया, नहीं बता पाते। कितने लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन दी, नहीं बता पाते। कितनों को बिजली दी, नहीं बता पाते। 80 करोड़ लोगों को दुनिया में सबसे बड़ी अगर खाद्यान्न देने का काम कहीं जनता को किया गया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में किया गया। और आप जो है हंगर इंडेक्स दिखा रही थी, वो हंगर इंडेक्स तो पाकिस्तान को हमसे ऊपर दिखा रहा है। पाकिस्तान में आटे के लिए गोलियां चल जा रही हैं। तो ऐसे फर्जी वाले जो है ये फर्जी पार्टियां करती रहती हैं। आप देश की बेटियों को सुरक्षा तो दे नहीं पा रहे। आप क्या बीच में नहीं, मैडम प्लीज दे नहीं पा रहे। एक सेकंड मैडम, बीच में अपनी बारी। गौरव है जो देश का नाम एक सेकंड प्लीज, बीच में नहीं प्लीज। अंजना जी, बड़ा संकट है। आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा मैडम, क्यों शाउटिंग मैच बना रही है? आज तक तो हम लोग शाउटिंग मैच नहीं करते हैं। प्लीज देखिए, जब किसी के पास मुद्दे नहीं होते हैं तो चिल्लाने के अलावा उसके पास विकल्प क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं, गरीबों का कल्याण हुआ है। जनता का विश्वास इसलिए है, और जनता का विश्वास और अधिक अर्जित करने के लिए सतत सेवा करना ये हमारा संकल्प है। और आप देखेंगे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत और कुल मत की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। 2024 की ये लड़ाई है, कौन किस पर भारी है, वोट परसेंटेज क्या कह रहा था, ये सब हमने आपके सामने रख दिए। लेकिन बहस आगे बढ़ते बढ़ते उन मुद्दों पर पहुंची जिस पर आपने देखा आमना सामना दोनों का हुआ। बहरहाल अभी से ही काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कह दिया 400 दिन बाकी है, लोगों के बीच जाइए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा देश भर में निकाल रहे हैं, यानी टिकटॉक 24 के लिए शुरू हो चुका है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ पीएससी में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।